हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम अफेयर्स। एग्ज़ाम अफेयर्स के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सभी एग्ज़ाम्स में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वन मोर थिंग, इस वीडियो सीरीज़ में हम प्रेजेंट करेंगे बेस्ट 1000 एमसीक्यू जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और डेफिनेटली ये आपको किसी न किसी एग्ज़ाम्स में कहीं न कहीं किसी न किसी फॉर्म में हेल्प ज़रूर करेंगे। सो दिस इज सेट वन। हमारा पहला सवाल है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मेंशन है। तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 44। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है कि जितने भी सिविल मैटर्स होते हैं, सिविल मैटर्स मतलब जैसे कि डिवोर्स हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गई, ठीक है, मैरिज हो गई, तो इन सब से रिलेटेड अलग अलग कम्युनिटीज़ में इंडिया में अलग अलग तरह के पर्सनल लॉज हैं। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इन सब को एक सिंगल अम्ब्रेला के नीचे लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में ऐड किया कि इन फ्यूचर हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा ताकि सभी लोगों के लिए एक तरह के सिविल कोड्स हों। उम्मीद करता हूँ आपको मैंने ये चीज़ें समझा दी होंगी। ठीक है, तो आर्टिकल 44, ठीक है। सो एक चीज़ और इसमें समझने वाली है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनिशियली 22 पार्ट्स थे, 22 भाग थे, लेकिन अब 25 भाग हो चुके हैं। ठीक, मैं यहाँ पे आपको इनिशियल 4 पार्ट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगा ताकि आपको थोड़ा सा लिंक करने में काफ़ी आसानी हो। तो आपने सुना होगा UCFD, ठीक, UCFD। इसको रिलेट करिए आप पार्ट 1 से। ये है C मीन्स पार्ट 2, F मीन्स 3 एंड D मीन्स 4। ठीक, तो ये कुछ नहीं है, बस आपको ऐसे ही बार बार रिवाइज करेंगे ना आपको आ जाएगा। UCFD, ठीक, यू मीन्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भारत और उसके राज्य क्षेत्र। यू क्या है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 जिसमें यूनियन और उसके राज्य क्षेत्र से रिलेटेड बहुत सारे प्रावधान हैं। मतलब ये हुआ कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी स्टेट्स की बाउंड्री को बदल सकती है, ठीक है, साथ ही साथ वो उसके नाम को चेंज कर सकती है, उनके एरिया को बदल सकती है। तो इन सब से रिलेटेड कैसे करना है, क्या करना है, वो सब पार्ट 1 में मेंशन है। ठीक, और पार्ट 2 जो है वो सी मीन्स सिटीजनशिप। ठीक, सिटीजनशिप मतलब नागरिकता, पार्ट 2 में मेंशन है। ठीक, एंड तीसरा जो है फंडामेंटल राइट, जिसको आप मौलिक अधिकार के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा बहुत सारे लोगों ने, तो वो पार्ट 3 में मेंशन है। पार्ट 4 DPSP। ठीक, इसको बहुत सारे आर्टिकल्स में डिवाइड किया गया है 36 से लेके 51 तक। जो अगर आप इसकी रेंज देखें 34 से 51, तो 44 कहीं ना कहीं इसी के बीच में ही आता है। ठीक, तो मेन मकसद यही था कि आपको समझाना कि अगर आपसे ये सवाल ये पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड किस पार्ट में आता है, तो पार्ट 4 में, और अगर आर्टिकल पूछा जाए तो आर्टिकल 44। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आप ये सवाल अच्छे से एनालाइज किया और आपको समझा पाया। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, ठीक, संवैधानिक उपचारों की बात करता है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब अगर आप कि किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, जैसे आपको पता बहुत सारा अधिकार हैं आपके पास, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, बहुत सारे आपके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। तो अगर उनका वायोलेशन होता है तो आपके पास एक स्पेशल टाइप का अधिकार है जिसको कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। इसके अंतर्गत आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि कंप्लेन करने, या उनसे आप ऑर्डर ले सकते हैं, या उनसे आप मदद ले सकते हैं कि हमारा ये अधिकार वायलेट हुआ है, आप हमारी मदद करें। तो ये प्रावधान इस चीज़ से रिलेटेड कहाँ पे मेंशन है, तो उसका आंसर होगा आर्टिकल डी, आर्टिकल 32। ठीक है, और साथ ही साथ आंसर तो ये हो गया, लेकिन इन चारों के बारे में बता देता हूँ। आर्टिकल 14 ये बात करता है
इक्वलिटी के बारे में, इक्वलिटी सभी ने सुना होगा, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक किस पार्ट में? पार्ट 3 में। सारे फंडामेंटल राइट्स 3 में है, ये वाला भी 3 में है, मेंशन है। दूसरा आर्टिकल 19 ये बात करता है फ्रीडम के बारे में, स्वतंत्रता का अधिकार। 19 से 22 आर्टिकल होता है इसका, और साथ ही साथ इसका भी पार्ट 3। और आर्टिकल 21, ठीक, इसको हम बोलते हैं जिंदगी जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डील्स विद सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस? ठीक, तो मैंने अभी बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और फिर इन पार्ट्स को बहुत सारे आर्टिकल्स में। ठीक, तो इसमें डायरेक्ट पार्ट पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा आंसर सी। ठीक, पार्ट 12। कैसे? इसकी भी एक ट्रिक है कि अगर जब 10 क्रॉस कर जाता है तो 11 से हम इसको मानते हैं RFT। जब भी सेंटर और स्टेट की बात आए तो RFT की आप बात करेंगे। ये 11 है, ये 12 है और ये 13। RFT, R मीन्स रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बारे में पार्ट 11 में मेंशन है। और F मीन्स फाइनेंशियल रिलेशंस, जितने भी सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के जो फाइनेंशियल रिलेशंस कैसे होंगे, कैसे पैसे एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए जाएंगे, इन सब से रिलेटेड जो भी प्रावधान है वो पार्ट 12 में मेंशन है। और तीसरा ये 13 वाला है, ट्रेड, सेंटर और स्टेट के बीच में जितनी भी ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो पार्ट 13 में मेंशन है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंशियल प्रोविजन? सॉरी, ये सवाल गलत है। यहाँ फाइनेंशियल प्रोविजन ना होके फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात होगी। ठीक, फाइनेंशियल इमरजेंसी कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात की जाती है। ठीक, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला सवाल है, तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 360C। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। आर्टिकल 356 स्टेट इमरजेंसी, या इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं। ठीक, और आर्टिकल 360 बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ पंचायत आर स्टेटेड? कह रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में पंचायत की शक्तियों से रिलेटेड प्रावधान है। ठीक, तो शेड्यूल के बारे में आपको पता होना चाहिए। इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल का मतलब कि कुछ मिसलेनियस टाइप का होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है लेकिन थोड़ा मिसलेनियस पार्ट हो जाता है, इसमें काफ़ी डिटेल्ड में चीज़ें दी हुई होती हैं। तो इनिशियली 8 शेड्यूल्स थे लेकिन बाद में 4 और ऐड की गई, तो राइट नाउ वी हैव 12 शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, बात करते हैं इस सवाल की कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में पंचायत के बारे में मेंशन है, तो इसका आंसर होगा पार्ट 11। ठीक, जैसे कि पार्ट 8 जो है इसमें क्या है कि ऑफिशियल लैंग्वेज जितनी भी हमारी 22 भाषाएं हैं उनके बारे में मेंशन है। दूसरा आर्टिकल शेड्यूल 9 की हम बात करें तो शेड्यूल 9 जैसा कि हमने बताया कि इनिशियली 8 ही शेड्यूल थे लेकिन अब 9 शेड्यूल हैं। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था उसी के तहत 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। इसमें लैंड रिफॉर्म, ठीक, से रिलेटेड प्रावधान है। और ये जो 10th वाला है ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब कि बहुत सारे लोग डिफेक्ट कर जाते हैं, सांसद और विधायक बनने के बाद वो कुछ पार्टी बदल देते हैं या कुछ इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो उनके लिए इस तरह के लॉज लाए गए थे, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद सिटीजनशिप इन इंडिया? फिर वही सवाल जो मैंने पीछे बताया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रावधान है? मैंने पहले ही बताया था, आपको याद होगा, UCFD पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, पार्ट 4। ठीक,
पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। तो सी क्या है पार्ट 2 में? इसका आर्टिकल होता है, इसका होता है 1 से लेके 4 तक, ठीक। तो ये यूनियन और टेरिटरी वाला हो गया, और सी वाला जो है 5 से 11 के बीच में, ठीक। 5 से 11 के बीच में पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में मेंशन है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द स्टेट? किस आर्टिकल के अंतर्गत पार्लियामेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है स्टेट्स को? इसका सी डायरेक्ट आंसर आर्टिकल 275, ठीक। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस मैंने बात की थी, तो उसी का ये पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स डील्स विद द डिवीजन ऑफ पावर की बात हो रही है यहाँ पे बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। अभी तक मैंने बताया था शेड्यूल के बारे में कि शुरू में 8 शेड्यूल थे, बट अब 12 हैं, ठीक। और पहला अमेंडमेंट करके 9वीं सूची जोड़ी गई थी, अनुसूची, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा कि डिवीज़न ऑफ पावर की बात करता है? इसका आंसर होगा आंसर सी, 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, एक हमारी सेंट्रल लिस्ट, एक हमारी स्टेट लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट, ठीक। सेंट्रल लिस्ट में जितने भी चीज़ें, जितने भी एंटिटीज़ ऐड की गई हैं, उसमें कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को है। स्टेट लिस्ट में जो भी एंटिटीज़ ऐड की गई हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो स्टेट्स के पास हैं, लेकिन कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है, ठीक। तो उन पे सेंटर और स्टेट दोनों कानून या फिर किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ही मैटर पे सेंटर और स्टेट दोनों करते हैं तो सेंट्रल वाली चीज़ें प्रिवेल करेंगी, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ मैंने इस चीज़ को आपको समझा लिया होगा। तो इसका आंसर है सी, लेकिन इसके अलावा भी ये कुछ दिए गए थे, आपको पता होना चाहिए। 9th शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, ठीक। 6th शेड्यूल क्या है और 4th शेड्यूल क्या है, ठीक। तो 4th शेड्यूल के लिए, इसके लिए आपको याद होना चाहिए एक ट्रिक है, यूएस और, जैसे कि 4 पार्ट्स के लिए मैंने यूसीएफडी बताया था ना, तो इसके लिए यूएस और शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 ये आर मीन्स राज्यसभा सीट्स। तो शेड्यूल 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा क्या कैसे होगा, उससे रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं। और शेड्यूल 6 में शेड्यूल एरियाज से रिलेटेड प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंडर विच आर्टिकल द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट? इसका आंसर होगा 61। जैसा कि मैंने बताया, जितनी भी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं वो उन सभी के बारे में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो प्रेसिडेंट की बात हो रही है, ये भी एक संवैधानिक पद है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। कैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो हम बात करेंगे जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रावधान है वो पार्ट 5 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, पार्ट 5, ठीक। तो पार्ट 5 हो गया। तो पार्ट 5 में जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उसके 5 पार्ट्स हैं। पहला प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, ठीक, और चौथा एंड 5वां। तो चौथे में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जिसको हम मंत्री परिषद कहते हैं, और लास्ट आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में केवल और केवल 5 चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक। ये सभी पार्ट 5 में मेंशन है। इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं वो केवल 52 से लेके 78 तक मेंशन है, ठीक। तो 78 तक मेंशन है, तो ये 79 आते ही कट हो गया, ये आंसर कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि 79 हो गया। 79 से पार्लियामेंट से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो शुरू हो जाते हैं, ठीक। और जो हमारा 76 वाला आर्टिकल है, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, जो खुद एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। आर्टिकल 61 जो है ये बात करता है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट थ्रू इम्पीचमेंट, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 10, जो कि लास्ट क्वेश्चन है।
अंडर विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, संविधान के किस प्रावधान के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एडवाइस दे सकती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को? तो इसका आंसर है आर्टिकल 143।